रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग इसका 4970 टॉपिक 12 इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। और पेपर 1 जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल के लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा 2021 से लेके बैच 1 से लेके 2017 तक जो पेपर 1 है आपका मल्टीपल चॉइस का, ये मैंने सारे अटेम्प्ट कराए हैं। तो आई थिंक बहुत रिसेंट ईयर्स के पेपर हैं सारे के सारे, आपका पेपर के बहुत करीब है। होपफुली अगर आप इसको ढंग से देखें, जाके तमाम वीडियोस देखें, आई बिलीव ऑन इट इंशाल्लाह तो बहुत डिटेल से मैंने सारी चीज़ें कराई हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। कहता है ट्रेडर मेंटेन्स द फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ईच मंथ शी इशूज मैनी सेल्स इनवॉइसेस के हर मंथ जो है वो बहुत सारी सेल्स इनवॉइसेस जो वो माल बेचती है। तो डेफिनेटली व्हेन यू सेल गुड्स तो यू इशू द इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस कहते हैं, वो इशू करती है। कहता है वेयर डज शी रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल सेल्स इनवॉइसेस के कहाँ पर, वेयर डज शी रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल सेल्स इनवॉइस। देखिए इंडिविजुअल पे फोकस कीजिएगा कि इंडिविजुअल सेल्स इनवॉइस को कहाँ रखेंगे। जब इंडिविजुअल की बात हो रही है तो इसका मकसद है हम बात कर रहे हैं सेल्स लेजर इसकी बात कर रहे हैं, सेल्स लेजर की बात कर रहे हैं। और सेल्स लेजर का मकसद क्या होता है? एक होता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक होता है सेल्स लेजर। एक तो सेल्स जर्नल होता है कि याद रखें कि सेल्स जर्नल क्या होता है कि जितनी भी क्रेडिट इनवाइसेस होती हैं, जितनी क्रेडिट सेल्स होती है, वो सब कहाँ जाती है? सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती है। और सेल्स जर्नल से जो इंडिविजुअल इनवाइसेस है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, उनके लेजर के अंदर। तो सेल्स लेजर का मकसद है ट्रेड रिसीवेबल का लेजर, और सेल्स जर्नल का मकसद है जहाँ पर क्रेडिट इनवाइसेस रिकॉर्ड होती हैं। तो जब वो इनवाइसेस करेगी तो इंडिविजुअल सेल्स इनवाइसेस कहाँ रिकॉर्ड करेगी? वो रिकॉर्ड करेगी सेल्स जर्नल के अंदर, जो मैंने आपको बताया। और सेल्स लेजर के अंदर जो ट्रेड रिसीवेबल का लेजर होता है। तो चॉइस ए अगर आप देखें तो चॉइस ए आपको नजर आएगा कि पहली चॉइस इसने दी हुई है आपकी, और यही राइट चॉइस है आपकी, चॉइस ए। क्योंकि बी जो है वो इनकरेक्ट है। बी में कहता है सेल्स जर्नल एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये कंट्रोल अकाउंट आपको पता है कि कलेक्टिवली तमाम कस्टमर्स का जब बनाते हैं तो उसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। वो तो होगा नहीं, इसलिए ये इनकरेक्ट है। एक्चुअली क्या होगा? राइट आंसर आपका सेल्स जर्नल होगा, और सेल्स जर्नल और सेल्स लेजर आपका होगा। ये राइट आंसर था चॉइस ए आपकी, सेल्स लेजर एंड सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अकाउंट की अकाउंट को कहते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। डी से कहते हैं, डी में कहता है सेल्स लेजर और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर अलग है, और सेल्स लेजर का मकसद है कि इंडिविजुअल में भी रिकॉर्ड करेंगे और कलेक्टिव में भी करेंगे। कितनी इनवॉइसेस का रिकॉर्ड होंगे, तो इनवॉइस के लिए तो डेफिनेटली यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन इन सेल्स जर्नल। तो सेल्स जर्नल आपका हो गया और सेल्स लेजर हो गया। तो चॉइस ए आपकी राइट चॉइस है, और लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप सेफली कह सकते हैं कि ए चॉइस आपकी राइट चॉइस है। बी में आते हैं, कहता है ब्राइन हैड ए सर्विस बिजनेस, के ब्राइन का एक सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस माने एक तो ट्रेडिंग बिजनेस होता है जिसमें आप माल बेच रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें आप माल बना रहे होते हैं, और एक सर्विस बिजनेस होता है जिसमें यू ऑफर योर सर्विसेज व्हिच हैड नो इन्वेंट्री, जिसकी कोई इन्वेंट्री नहीं, डेफिनेटली नहीं होगी क्योंकि अब सर्विस बिजनेस है आपका। इस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एट 1 अप्रैल और इस फॉलो, तो इसकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है वो आपकी इस तरीके से दी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 का दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है आपके पास कितना दिया हुआ है? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपका दिया हुआ है 6,100, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1,900। कहता on that date he set off a sales ledger balance $600. On that date he set off a sales ledger balance, set off किया उसने sales ledger balance का against a purchase ledger balance। purchase ledger balance का मकसद है कि कस्टमर आपका साइमल्टेनियसली आपका कस्टमर भी था और वो आपका सप्लायर भी था। तो कस्टमर और सप्लायर दोनों एक साथ थे। उसने सेट ऑफ कर दिया, लाइबिलिटी को कम कर देगा, परचेज लेजर को डेबिट करके सेल्स लेजर को क्रेडिट कर देगा। एंड देन क्रिएटेड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 5%, और फिर उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया 5% का। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज वर्किंग कैपिटल आफ्टर दीज एडजस्टमेंट? इस एडजस्टमेंट्स के बाद उसकी वर्किंग कैपिटल कितना था? तो एडजस्टमेंट के बाद वर्किंग कैपिटल कितना था? इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ट्रेड रिसीवेबल में से आप 600 को माइनस कर दें।
इसलिए कि ये सेट ऑफ का मकसद है कि इसमें सेल्स लेजर आपका क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा और ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी भी कम होगी क्योंकि ये एडजस्टमेंट हुई है। तो आपके पास 9400 का बैलेंस बचा। इस 9400 का आप निकाल लें 5%, क्योंकि इसने क्या है 5% का डेट होगा, तो 5% आप निकालें, इसका कितना मिलेगा 5% के लिए कैलकुलेटर आप देखिए, मेरे पास कैलकुलेटर देखिए। तो देखिए 9400 का अगर आप 5% निकालें तो वो 470 बनता है। तो अब 9400 का ये जो 470 है, इस 470 को भी 9400 से आप माइनस कर दें, क्योंकि डेफिनेटली ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से जो रिसीवेबल की वैल्यू को कम करेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो एक्चुअली आपकी जो नेट वैल्यू होगी तो 9400 माइनस 470, तो 8930, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल है जो इम्पैक्ट आया। हैव यू गॉट द पॉइंट? पहले तो $600 को एडजस्ट कर दिया आपने, ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दिया, जिन 5% की पॉलिसी थी वो 5% आपने लगाया, 470 आ गया आपके पास। और फिर 470 को आपने 9400 में से जो वैल्यू थी उसमें से माइनस करके नेट वैल्यू निकाली। तो समझ सकते हैं नेट आपके पास करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 8930 है। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला होता है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करने। ये दो करंट लाइबिलिटीज हैं आपके पास, एक आपके पास ट्रेड पेएबल है और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 6100 माइनस 1900 ये मिलकर बनता है 4200। तो इस 4200 को ये करंट एसेट्स में आपके पास ट्रेड रिसीवेबल आ गया और इसमें से ये दो लाइबिलिटी है 4200। इस 4200 को आप माइनस करो। कहता है कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज वर्किंग कैपिटल आफ्टर दिस एट 8930 माइनस 4200 4730। बल्कि देखिए 6100 है, 6100 का मकसद हुआ 6100 प्लस 1900 8000 बनता है। करेक्ट हो गया, ये 8000 बनेगा इन दोनों को अगर आप प्लस करें। और ये आपके पास लेकिन इसके अंदर एक एडजस्टमेंट और है जो हम भूल रहे हैं इसके अंदर, एंड दिस इज द पॉइंट कि ये 6100 नहीं है, बल्कि इसके अंदर से भी आप 600 को माइनस करें, क्योंकि सेट ऑफ का मकसद है कि हमारी लाइबिलिटी भी है, इसका ट्रिकी पॉइंट है। कहते हैं कि ये लाइबिलिटी भी कम हुई है, क्या हम मिस कर रहे हैं। 6100 अगर एसेट कम हुआ था तो लाइबिलिटी भी कम हुई थी, तो ये 5500 बचता है आपके पास। जो ट्रेड पेएबल की सही अमाउंट है वो 5500 है। इस 5500 के अंदर प्लस करते हैं आप इस 1900 को, तो 7400 बनते हैं। एक्चुअली ये 7400 जो है वो आपकी करंट लाइबिलिटी की पोजीशन है। इस करंट लाइबिलिटी को जो आपके पास एसेट्स आया था 8930 में से माइनस कर दें 7400 को, व्हाट यू गेट 1530। आपके पास 1530 बचेगा, $1530। और ये वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है। ये देखते हैं यहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो चॉइस सी के अंदर आपको $1530 दिए हुए हैं। ये फिर आपकी राइट चॉइस बनती है। उसके अंदर दो ट्रिकी पॉइंट जो हमने भी हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हम किस तरीके से मिस कर रहे थे। तो ट्रेड रिसीवेबल आपको निकालने का तरीका आएगा कि सेट ऑफ जो किया था उसको ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके 5% का आप निकालें, और 5% निकाल के फिर उसमें से जो 5% निकाल के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आया उसको भी माइनस करें ट्रेड रिसीवेबल में से, ताकि नेट आपके पास पोजीशन आ जाए। और उसमें से फिर वर्किंग कैपिटल में ट्रेड पेएबल में से भी एडजस्टमेंट करें, क्योंकि ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी भी कम हुई है, उसमें से भी उसी $600 को माइनस करें।
ताकि आपके पास नेट ऑफ करके राइट बैलेंस आए, फिर करंट लायबिलिटीज को आप टोटल कर लेंगे, करंट एसेट्स में से माइनस करके जिससे हमने कराया जो फिगर आएगी वो फिर टाइप आपकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आपने देखा कि सी चॉइस आपकी राइट चॉइस बनती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फ्रीडा Frida's provision for the doubtful debts account for the year ended. Frida's provision for the doubtful debts account for the year included debit entry representing the change in the amount provided. Debit entry मतलब है उसका provision for doubtful debts account के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रही है कि चेंज क्या आया है इस साल के अंदर जो आपने प्रोवाइड फॉर किया है। रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज नॉट चेंज, लेकिन रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चेंज नहीं हुआ है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने डेबिट कर दिया। डेबिट एंट्री समझ रहे, जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को जब भी चेंज आप करेंगे तो आप याद रखिएगा कि इसका मकसद ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज्यादा पड़ा हुआ था, यानी एक्सिस में था, तो इस साल आपको जो रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी जो आपके पास लेजर में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है उससे कम है, यानी ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है वो बैलेंस ज्यादा है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है 500 का ऑलरेडी क्रेडिट साइड के ऊपर लेजर में, और इस साल रिक्वायरमेंट सिर्फ आपकी 150 जो इस साल आपको लेकर P&L में जाना है और बैलेंस शीट में जो फिगर चाहिए, तो इसका मतलब डेफिनेटली 350 से आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे। और डेबिट करने का मकसद ये हुआ कि आपका ओवरऑल जो क्रेडिट कंट्रोल है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि अगर क्रेडिट कंट्रोल के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती है, कस्टमर्स टाइम के ऊपर पैसे नहीं दे रहे होते, तो फिर ये कभी नहीं होता, क्योंकि ये बढ़ जाता है। तो आपका ओवरऑल क्रेडिट कंट्रोल इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव हुआ है, और उसी क्रेडिट कंट्रोल की जो मैनेजमेंट है आपकी, जिसमें कस्टमर टाइमली आपको पैसे दे रहे हैं, जो कस्टमर्स पैसे आपको नहीं देते हैं, आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उनसे फॉलो अप करते हैं, उनको स्टेटमेंट भेजते हैं, तो ओवरऑल दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट पॉलिसी कहलाती है। तो जब ये इम्प्रूव होती है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो ग्रेजुअली कम होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्रीवियस ईयर्स में आपने ज़्यादा अप्लाई किया था जब आपका कंट्रोल अच्छा नहीं था। तो ये साइन इस बात की है कि आपका क्रेडिट कंट्रोल इम्प्रूव हुआ है। यहाँ अगर देखते हैं कहता है व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हुआ है ऐसा ड्यूरिंग द ईयर टू मेक दिस एंट्री नेसेसरी कि इस एंट्री को किया जाए। एज आई टोल्ड यू क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर हैड बीन इम्प्रूव, दिस इज द राइट आंसर कि आपके क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर्स जो हैं, जो भी प्रोसीजर्स थे वो इम्प्रूव हुए हैं। तो आपको less amount is required for the provision for doubtful debts, and you already had rather have the excess amount in the provision for doubtful debts also. As I give you the example कि आप देखा कि $500 has already been applied in the year. We have $500 in provision for doubtful debt accounts, and we required for this year $150 only. So definitely the difference has to be debited, not credited. So this is the way. नंबर 2 करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर हैड बीन रिड्यूस, ये गलत हो गया, अगर रिड्यूस हो गया तो ये बढ़ जाता। टोटल ट्रेड रिसीवेबल हैज डिक्रीज, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो परसेंटेज अप्लाई होगी। तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल हैड डिक्रीज, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो राइट आंसर, बल्कि इसके अंदर नहीं, इसके अंदर देखिए एक चीज ये होगा, इसमें काम है क्योंकि चॉइस में भी है। अब अगर आप इसके अंदर देखें टोटल ट्रेड रिसीवेबल हैज डिक्रीज, ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि टोटल ट्रेड रिसीवेबल, इसके रीजंस हैं क्योंकि चॉइस आपके 1 के अंदर नहीं है, 3 में है। तो फिर आप देखें कि आपके पास जो राइट चॉइस है टोटल ट्रेड रिसीवेबल अगर डिक्रीज होगा, क्योंकि देखिए पहले आप ज्यादा अमाउंट के होगा, पहले आपके ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि पुराने वाले, ये भी इसी का रिजल्ट है, जो क्रेडिट कंट्रोल आपने इम्प्रूव करा है, क्योंकि जब इम्प्रूव होगा तो जो पुराने वाले डेटर्स थे आपके, जिनकी एजिंग ज्यादा थी, जो के काफी लॉन्ग पीरियड से आपको पैसे नहीं दे रहे थे, उन्होंने जब पैसे देने शुरू कर दिए तो डेफिनेटली वो टोटल ट्रेड रिसीवेबल आपका रिड्यूस हुआ। जब वो रिड्यूस हुआ तो फिर उसके ऊपर परसेंटेज, अगर रिड्यूस अमाउंट के ऊपर आप लगाएंगे तो रिड्यूस फिगर आएगी। तो ट्रेड रिसीवेबल का कंट्रोल इम्प्रूव हुआ, और कंट्रोल के रिजल्ट के अंदर आपका क्या हुआ कि टोटल ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गया। इसी ऊपर वाले नंबर 1 का रिजल्ट क्या हुआ कि टोटल ट्रेड रिसीवेबल आपका रिड्यूस हुआ तो ओवरऑल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की रकम भी आपकी कम हो गई। तो चॉइस ए के अंदर फिर आप देखें तो आपकी राइट चॉइस ए बनती है, क्योंकि इसमें 1 and 3 लिखा है। आई थिंक यही बात थी, क्योंकि अगर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाता तो ये 4 में दे रहा है, तो फिर तो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ जाता। तो क्रेडिट कंट्रोल आपका इम्प्रूव हुआ, और उसके रिजल्ट में ट्रेड रिसीवेबल आपका कम हुआ। तो दैट्स द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखा कि राइट चॉइस हमारी ए चॉइस है।
आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। A trader's income statement recorded sales $10,000 and cost of sales $7,070 और cost of sales उसकी $7,070 है. The trader had taken goods for his own use during the year. Trader ने कुछ चीजें अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले ली. Cost $280 की वो चीजें थी. Selling price 410 उसकी selling price 410 थी. But had omitted to record this, लेकिन वो इसको record करना भूल गए. What effect did the omission have on the gross margin? इस omission का gross margin के ऊपर क्या है? तो देखिए इमोशनली जो आपकी इमिशन आपका omission हुआ है कि जिसमें आप रिकॉर्ड करना भूल गए, उसमें क्या हुआ है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस किस्म के सवाल का आसान तरीका ये होता है कि आप बना के ओवरऑल स्टेटमेंट बना लें. लेकिन इसे 10,000 की सेल्स है, इसमें से 7,000 ये सेल्स ट्रेडर हैड टेकन गुड्स फॉर हिज ओन यूज. अभी फर्स्ट कर लेते हैं कि उसने ओमिट कर दिया था तो हम भी ओमिट कर लेते हैं. हम कहते हैं 10,000 में से माइनस कर दिया 7,070 को तो 2930 ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको थोड़ी देर के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लें. 2930 को ऊपर रखें एंड डिवाइड कर दें 10,000 से मल्टीप्लाई करें 100 से तो 30% बनता है. ट्वेंटी 29.3% ये आपके पास आ गया. ये जब आप ऑमिट कर दिया आपने ट्रांजेक्शन. अब आते हैं सही कि अगर हम इसको सही रिकॉर्ड कर लेते तो क्या होता वो देखते हैं. 10,000 इसमें से माइनस करेंगे $7,070 में से 280 को माइनस कर दें. कॉस्ट प्राइस पे कीजिएगा हमेशा जब भी ऑनर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए ले तो इसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर माइनस कर दें. 7,070 में से 280 को माइनस कर दें जो उसने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले ली. तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी जो माल आपने एक्चुअली बेचा 6,790. अब 6,790 जो आपके पास आया है इसको 10,000 में से माइनस कर दें तो 3210 आता है. 3210 को डिवाइड कर दें इस 10,000 से ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए. 3210 divided by 10,000 what you get 32.10. 32.1%. अब ये 32.1% आपके पास अगर आप एक्चुअल रिकॉर्ड करते तो 32.1% ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आती है. इसमें से माइनस करते हैं 29.31 व्हाट यू गेट 2.8. 2.79 बनता है, राउंड ऑफ करके 2.8 हो जाता है. तो आपने क्या हुआ है इसका मसला कि एक्चुअली आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का डिफरेंस निकालने 2.8% बनता है. एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आपका ज्यादा होता अगर आप सही रिकॉर्डिंग करते, ऑमिट ना करते ट्रांजैक्शन, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट इसमें 29.31% है, वेयर एज इट शुड हैव बीन 32.1%. तो एक्चुअली आपने अंडर स्टेटेड किया है. तो 11 के अंदर हम कह सकते हैं कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट क्या हुआ. What effect did the omission have on the gross profit? कि 2.8% से reduce हो गया, understated कर दिया. Have you got the point कि understated क्यों आया? ये मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताई कि 32.1% राइट प्रॉफिट की परसेंटेज थी, एक्चुअली 29.3% आया. तो ये रिड्यूस हो गया, अंडरस्टेटेड कर दिया आपने इस मसले की वजह से. तो ये आपके पास 11 हो गया. 11 के बाद आगे आ जाए 12 में कहता है विलियम बाइज रेडियोज फॉर $10 ईच एंड सेल्स देम फॉर $15 के रेडियो खरीदता है, $10 में खरीदता है और $15 में बेच देता है. ये अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आता है, इसको जरा ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट होता है. इस ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडेड अ वैल्यू ऑफ $1,500 फॉर इन्वेंट्री. इसकी इन्वेंट्री की वैल्यू $1,500 की है. His method of calculating was inventory. His method of calculation of inventory was correct. Inventory calculation में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सही था.
He then found, उसको फिर पता चला that 12 radios could only be sold for $8 each, कि 12 जो रेडियो थे वो सिर्फ $8 के अंदर बिक सकते थे, and 4 radios had been stolen, और 4 रेडियो तो बिल्कुल ही स्टोलन हो गए, तो ये भी खत्म होना चाहिए था। तो ये 10 के अंदर $10 का एक्चुअली कॉस्ट, क्योंकि इन्वेंट्री आप लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, तो कॉस्ट पे आपने $10 पे इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया हुआ है। ये $1,500 जो है, ये कहता है 12 जो है वो 2 का मकसद हुआ कि 12 को आपने $8 पे रिकॉर्ड कराया, तो 8 का मकसद है कि 2, और एक्चुअली 10 पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो इम्पैक्ट सिर्फ 2 का आएगा, तो 12 दूनी 24, आपने $24 से ज्यादा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि एक्चुअली इन्वेंट्री बिकी हुई $8 में सकती थी और आपने 10 पे रिकॉर्ड किया है, तो $24 से आपने इन्वेंट्री को एक्सेस ज्यादा रिकॉर्ड करा हुआ है। ये हो गया। 4 रेडियोस जो थे वो हो गए, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें, स्प्रेड कितने से, 4 को मल्टीप्लाई इसी 10 से करें, क्योंकि एक्चुअली इनकी कॉस्ट 10 थी, तो ये बनता है आपके पास 40। इस 40 को भी 40 और 24 ये 64 बनते हैं। $64 से आपने अपनी इन्वेंट्री को एक्सेस रिकॉर्ड किया हुआ है। आगे कहता है बाय हाउ मच शुड विलियम रिड्यूस हिज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, के इन्वेंट्री कितनी वैल्यू से इन्वेंट्री को वो रिड्यूस करे, उसे $64 से इन्वेंट्री को रिड्यूस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ए बनता है। लॉजिक मैंने आपको बताई कि 12 रेडियोज जो थे वो $8 पे उसने रिकॉर्ड करे, एक्चुअली उसे 10 पे उसने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसने 8 पे करना चाहिए था, तो डिफरेंस 2 आया। मैंने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गए। और इसी तरीके से बाकी 4 रेडियोस जो थे वो स्टोलन हो गए, तो उनको $10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 40 और 24 आपके पास 64 बनता है। तो चॉइस ए आपकी राइट चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपने देखा कि राइट चॉइस आपकी ये हो गई। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है सोल ट्रेडर हैज नॉट कैप्ट द फुल सेट ऑफ डबल एंट्री, के उसके पास डबल एंट्री का सेट नहीं था, वो सिंगल एंट्री आपको पता है इसके अंदर कंप्लीट चीजें हमारे पास नहीं होती। और उसके बाद क्या होता है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये था कि सेल्स आपके पास $210,000 की दी हुई थी, इन्वेंट्री फर्स्ट अप्रैल ओपनिंग इन्वेंट्री $17,600 थी, इन्वेंट्री 31 मार्च जो थी वो $18,700 थी। प्रीपेड एक्सपेंस आपका जो है, प्रीपेड एक्सपेंस एट 1 अप्रैल का मकसद है 2020 को दे रहा है, तो ये ओपनिंग बैलेंस था, एंडिंग एक्चुअली आप 2021 के अंदर आप खड़े हुए। तो जो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस था वो इस साल का डेफिनेटली फिर एक्सपेंस बनेगा, तो ये भी एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस पेड बाय द चेक, और कुछ एक्सपेंस की चेक के थ्रू पेमेंट पे तो 11,900 माइनस, बल्कि 11,900 प्लस 630, तो टोटल एक्सपेंस जो इस साल के हैं वो 531। Have you got the point? The point is very simple कि देखिए जो प्रीपेड है ना, ये लास्ट ईयर है, तो शुरू में जो भी प्रीपेड होगा वो इस साल तो फिर एक्सपेंस ही बनेगा ना, तो फिर ये एक्सपेंस हो गया। और ये एडवांस में आपने एक्सपेंस की पेमेंट कर दी थी, तो ये इसी साल का एक्सपेंस है जो इस साल हुआ है, जिसकी पेमेंट आप पहले कर चुके थे, तो एक एक्सपेंस वो है और एक्सपेंस आपने चेक के थ्रू पेमेंट करी हुई हो गया। कहते हैं ऑल गुड्स आर मार्क्ड अप बाय 25%, के तमाम गुड्स जो है मार्क्ड अप 25% मार्कअप था उसका। तो मार्कअप का मकसद ये हुआ कि मार्कअप हमेशा याद रखिएगा कि कॉस्ट के ऊपर लगता है, और जब मार्कअप दिया हुआ हो जैसे 1.25, ये परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लें और 1 को ऊपर रहने दें। अगर हम डिवाइड करें इसको उठा के, इसको परसेंटेज फॉर्म में 25 फॉर्म 25% का मकसद है, इसको अगर हम सिंपल 100 का 25%, तो इसको जब आप एक्चुअल सिंपल करेंगे इस फ्रैक्शन को, 25% की फ्रैक्शन को अगर आप सिंपल करें तो ये आपके पास 1/1 हो जाएगा, 25/1 और ये 4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। ये सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने इसको चेंज करा था, कई दफ़ा पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लेक्चर देखें। इसको मार्कअप से मार्जिन में चेंज करने का तरीका ये है कि सिंपल फ्रैक्शन करें, तो नीचे वाला जो आपका है इसके अंदर आप सिंपल डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस कर दें, तो आपके पास क्या आ गया 1/5, 1/5 आ गया। 1/5 का मकसद हुआ इसको जब आप सिंपल करेंगे और परसेंटेज फॉर्म में लेकर आएंगे तो 1 को डिवाइड कर दें 5 से, तो ये 20%। इसका मकसद है ये 20% जब आपका निकला तो ये मार्जिन है,
मार्कअप से मार्जिन कर निकालने का तरीका बहुत दफा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आप लिखते हैं, इसको उठा के सिंपल फॉर्म में लेकर आए, नीचे डिनोमिनेटर में सिंपल 1 प्लस करके 25/100 को हम लिख सकते हैं 1/4। 4 में 1 प्लस करें, 5 हो गया, 1 को डिवाइड करें 5 से, ये परसेंटेज जो आएगी मार्जिन परसेंटेज होगी। इस मार्जिन परसेंटेज को क्यों निकाला, क्योंकि सेल्स की फिगर दी गई, तो सेल्स का 20% आप निकाल लें। 20% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 210,000 का 20% आपने निकाला तो 42,000 बनता है। ये 42,000 एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स है, बल्कि मार्कअप का मकसद है कि मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सेल्स में से 210,000 में से आपने ये माइनस 42,000 ये जो आपने निकाला है 42,000, ये ग्रॉस मार्जिन निकालता है। ये ग्रॉस मार्जिन आ गया आपका, क्योंकि मार्जिन की परसेंटेज निकाल के ग्रॉस मार्जिन आ गया था आपका। इसमें से सेल्स में से ग्रॉस मार्जिन को जब माइनस करेंगे 168,000 जो आपके पास फिगर आई, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। 168,000 ये कॉस्ट ऑफ सेल होगी, कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखिए दो चीजें, आपके पास ग्रॉस मार्जिन 42,000 ये आ गया। अगर ये 12,530 जो आपका दे रहा है, जो हमने एक्सपेंस निकाले थे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से 12,530 जो एक्सपेंसिव हमने निकाले हैं वो माइनस कर दें अगर, तो क्या है, 42,000 में से अगर 12,530 में माइनस कर दूं तो 29,470, ये जो 29,470 जो आपके पास आया, ये एक्चुअली नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट निकाल लें, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपको पता है नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स 168,000 की इन्वेंट्री ओपनिंग और एंडिंग आपको दी थी। तो एंडिंग इन्वेंट्री को गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। तो एंडिंग इन्वेंट्री को अगर हम प्लस कर दें इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स एंडिंग इन्वेंट्री आपकी ये दी हुई है 18,700, तो 18,700 एंडिंग इन्वेंट्री को आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्लस कर दें। जो प्लस करते हैं रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, तो जो प्लस करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, और जो माइनस कर रहे हैं उसको प्लस करते हैं। तो 168,000 में से 18,700 एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 149,300। पेन के या थोड़ा इशू में आप लोग बर्दाश्त करें, थोड़ा सा मसला हो गया, मिल रहा है। आपका पेपर भी था तो मैंने कहा चले मैं कम से कम कुछ रिकॉर्ड तो बनाऊँ ताकि आपको भी हो सकता है इसी में से इंशाल्लाह कुछ आ जाए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से एंडिंग इन्वेंट्री को प्लस किया तो आपके पास ये फिगर आ गई। इसमें से फिर आप क्या करें, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस करें, वो है 17,600, ताकि आपके पास परचेजेस की फिगर आ जाए एक्चुअली माइनस 17,131 करोड़, बल्कि हमने 168,000 में प्लस करना था 18,700, तो 186 आता है, ये हमने प्लस ही गलत बताया। 186,700 186,700 में से माइनस 17,600 को माइनस किया तो 169,100। ये जो अमाउंट है ये क्या आ गई, ये परचेजेस की अमाउंट आ गई। परचेजेस, तो परचेजेस 169,100 डॉलर हमने निकाला, और नेट प्रॉफिट हमने निकाला था ऊपर जो आपने देखा, वो आपने निकाला था
29,470 ये कहता है व्हाट वर द परचेजेज एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बताया परचेजेज एंड प्रॉफिट क्या था, फिगर हमने निकाली है। परचेजेज हमने $169,100 निकाला और नेट प्रॉफिट $29,470 हमने ऊपर निकाला है। वो आप देख कर आ रहे हैं किस तरीके से निकल रहा है। 29,470 हुई है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है इसकी राइट चॉइस फिर डी चॉइस बनती है हमारी 13 की। अब आते हैं 14 के अंदर। 14 देखेंगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर ना हो तो कौन सा एग्रीमेंट जो है करेक्ट है। इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहा। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट तो देखिए तो एग्रीमेंट्स में खुद ही आप पे करते हैं। अब ये नहीं होता है इंटरेस्ट के अंदर के पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो इंटरेस्ट को आप जो दिन चाहे कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। तो ये भी ये इनकरेक्ट है। इंटरेस्ट आप पे कर लेते हैं। ओनली वन पार्टनर कैन हैव ए सैलरी, ये भी इनकरेक्ट है। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बात बिल्कुल सही है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट के अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है बट ये दो वाली बातें तो इनकरेक्ट है कि वन पार्टनर कैन हैव ए सैलरी, बिल्कुल सैलरी ले सकता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द एब्सेंस, करेक्ट कौन सा है ये भी ले सकता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 5%। पार्टनर्स आर नॉट, करेक्ट की बात करता है, इनकरेक्ट की बात। तो ऊपर वाले दोनों इनकरेक्ट हो गए, अब एक करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया? पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये भी गलत है। नॉर्मली पार्टनरशिप का अगर एग्रीमेंट ना हो तो एग्रीमेंट ना होने की सूरत में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होता है। ये अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो उसके पीछे मेरा एक लेक्चर है, अगर आप जाकर उसको देख लेंगे तो सब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग मैंने इस लेवल की कराई थी, उसमें एक क्वेश्चन है टॉम एंड डी के नाम से, डी के नाम मेरी इस किस्म का कोई एक लेक्चर है जिसमें बहुत बेसिक से मैंने ये एग्रीमेंट का पार्टनरशिप एक्ट मैंने पूरा पढ़ाया था कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो क्या होगा और हो तो क्या होगा, वो जरूर जाकर देखें, उससे क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन इस सवाल का राइट आंसर सी है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रॉफिट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं देंगे। तो ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं, आई थिंक 6% है 5% है, तो देख लीजिएगा आप लोग जाके वो लेक्चर। लेकिन इस सवाल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और 15 में आते हैं एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, के प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। दे combined capital account balance of 200,000, combined capital balance 200,000 का था। Z was admitted as a partner, Z acted by partner के assets से non-current assets का revalue upward में $30,000। ये non-current assets upward revaluation हो रही है, इनकी $30,000 का फायदा हुआ। Goodwill was valued at 20,000, it was not to be retained in the books of accounts। लेकिन गुडविल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिटेन नहीं होगी। फॉलोइंग दैट इज एडमिशन the total of the partners capital account was $270,000। लेकिन इसके बाद Z की एडमिशन के बाद में टोटल जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस वो 270,000 हो गया। 270,000 का मकसद ये हुआ कि कहते हैं हाउ मच कैपिटल डिड Z कंट्रीब्यूट, Z ने कितना कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर। देखिए इसका दो तीन ट्रिकी चीजें हैं। तो गुडविल ये कहता है कि रिटर्न नहीं हुई, प्लस ये अगर नए इनका कोई कैपिटल इनका ये नहीं बताता है कि ये इनके नई रेशो इनकी क्या हो। अब नई रेशो अगर नहीं बता रहा है या तो हमें नई रेशो बता दें, न्यू रेशो अगर हमें पता होती है कि न्यू कौन सी रेशो है जिससे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर आप गुडविल को देखते हैं कि गुडविल का कितना इम्पैक्ट है। इस किस्म के सवाल के अंदर जब आपके पास सवाल आया तो गुडविल की बुक्स के अंदर रिटेंड नहीं हो रही है और नॉर्मली और न्यू आपकी न्यू पार्टनरशिप की कोई रेशो भी इसने आपको नहीं दी। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि गुडविल जितनी रिकॉर्ड हुई थी उसका कोई कंट्रीब्यूशन कोई पार्ट पाने वालों को नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलेगा क्योंकि कैपिटल से लेकर 200,000 इनके कैपिटल थे और 30,000 की गुडविल जब इन दोनों के अंदर बटेगी तो ये इनका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल कैपिटल 230,000 इनका कैपिटल हो जाएगा। देख रहे हैं? और 230,000 एक्चुअली इनका कैपिटल हुआ और उसके बाद में ये कहता है बाद में Z के एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल फर्म का 270,000 हो गया। तो एक्चुअली कितना डिफरेंस आया कैपिटल के अंदर?
हम गुडविल को छोड़ देते हैं, उसके रीजन मैंने बताया कि उसमें रिटेंड नहीं हो रही है। और अगर रिटेंड नहीं भी होती है और हमें ये न्यू रेशो अगर बता देता तो भी हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं कि पहले पुराने वालों के हिसाब से बांट देते हैं जिससे हम पढ़ते चले गए, और जो न्यू रेशो के हिसाब से फिर इसको डेबिट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये साइलेंट है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर हम भी एज्यूम करेंगे कि गुडविल रिकॉर्ड तो हुई, लेकिन बुक्स में रिटेंड नहीं है, तो एडवांटेज इनको नहीं मिला। और इनका डिफरेंस जो कैपिटल का है वो 40,000 है, और जो 40,000 है वो देखिए चॉइस बी के अंदर आपको दिया हुआ है। तो 15 के अंदर आप सेफली कह सकते हैं कि आपकी जो राइट चॉइस है वो बी चॉइस बनती है। उसकी लॉजिक मैंने आपको बताई कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, उसका बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा। तो ये 30,000 और 200,000 कंबाइंड कैपिटल 230,000 हो जाएंगे, और बाद में इम्पैक्ट में 270,000 कैपिटल हो गया। तो डिफरेंस है वो है $40,000 का। और यही आपका राइट आंसर है बी चॉइस में। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर रुकते हैं थोड़ा, और इंशाल्लाह आगे फिर हम इसको करेंगे। एग्जाम से पहले ये पेपर भी करा दूंगा, और चीज़ें सही रहती हैं तो शायद अगर आप लिख कर भेजें किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी करा दूंगा मैं। लेकिन अच्छा खासा मटेरियल है जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिसिंग, इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ in your exam. Thank you very much for watching the video.